तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का लगातार जो मेल मिलता है उसको पढ़ के कई बार नई एनर्जी आती है और अच्छा भी लगता है। लेकिन आज कहानी आगे बढ़ाऊँ उससे पहले ख़ास हमारे फैमिली के मेम्बर हैं, उनको थैंक्स करना ज़रूरी है। अच्छा भी लगा और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन इस बार चूँकि उन्होंने कहा फैमिली मेम्बर भी हैं और दिल भी रखना ज़रूरी होता है। तो अनुराग बोथरा साहब हैं, हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं और ये इंदौर से हैं। इन्होंने बड़े खूबसूरत पैकिंग के साथ नमकीन भिजवाया था क्राइम तक फैमिली के लिए और आज पूरी क्राइम तक फैमिली ने वो नमकीन खाई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो अनुराग बोथरा साहब, पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने भेज दिया था, मुझे लगा कि पता नहीं सारा आपने यहीं उठा के भेज दिया, लेकिन आपके प्यार के लिए शुक्रिया। और अब आगे आते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा कई बार कहना पड़ता है मुझे, लेकिन लगता है कि क्या करूं। पिछली बार शायद मैं गलत था या अगली बार शायद मैं सही हो जाऊं। मुझे हमेशा लगता है कि कई कहानियां ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल टाइप की नहीं हो सकती, लेकिन फिर लगता हो गई तो फिर क्या करूं। आज की कहानी भी ऐसी है। एक शख्स जो एक प्लेन को हाईजैक करता है, हाईजैक के बदले में फिर वो पैसे वसूलता है और उसको जो है वो पूरे पैसे मिलते हैं। फिर वो प्लेन उड़ता है, उस प्लेन के ऊपर और नीचे 2 जेट फाइटर भी हैं कि उसको रास्ते में दबोचें या कहीं जैसे भी पकड़ें। प्लेन लैंड करता है, लैंड करने के बाद उस प्लेन पे धावा बोला जाता है। सब तो मिलते हैं, लेकिन जिसने पैसा वसूला वो गायब। अब ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, पता नहीं। तो ये कहानी ऐसी हैरान कर देने वाली है और शायद दुनिया के सबसे रहस्यमयी हाईजैकिंग की कहानी है। ये कहानी अमेरिका से है। 25 नवंबर को हर साल अमेरिका में थैंक्स गिविंग डेज़ मनाया जाता है, जिसमें आप अपनों को जिसके लिए भी थोड़ा दिल में है उसको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं लोग और एक तरह से थैंक्स बोलते हैं। तो थैंक्स गिविंग डेज़ जो है वो एक बड़ा त्यौहार जैसा है यूएस में। तो 25 नवंबर को मनाया जाता है और ये कहानी 24 नवंबर की है। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में एक स्टेट है ओरेगॉन, और उसी स्टेट में एक शहर है जिसका नाम है पोर्टलैंड। अच्छी खासी आबादी है पोर्टलैंड की। तो ये कहानी पोर्टलैंड से शुरू होती है, अमेरिका के शहर से शुरू होती है और कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचता है। दोपहर का वक्त था, चूँकि अगले दिन छुट्टी थी थैंक्स गिविंग डे की वजह से, तो एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ भी नहीं थी। लोग पहले ही अपने अपने घर पहुंच चुके थे, तो आमतौर पे जो भीड़ होती है वो उस दिन नहीं थी। तो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचता है और वो उस एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, जैसे अलग अलग एयरलाइंस होती है, तो वहाँ पे एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का काउंटर था। तो वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पे पहुंचता है और काउंटर पर जाने के बाद वो एक टिकट ख़रीदता है। ये एक तरफ का टिकट था, वो रिटर्न टिकट नहीं लेता है, सिर्फ एक साइड का टिकट ख़रीदता है। और ये टिकट था सिएटल के लिए, एक दूसरा शहर जो पोर्टलैंड से सिएटल, तो वहाँ के लिए। करीब 40 से 45 साल इसकी उम्र होगी। काउंटर पर जाता है, ये जो टिकट लेता है तो अपना नाम बताता है और वो नाम बताता है डैन कूपर। टिकट लेने के बाद, बोर्डिंग पास लेने के बाद ये अंदर दाखिल होता है। अच्छा खासा सूट पहने हुआ था, लेकिन ऊपर से ब्लैक रेन कोट भी पहने हुआ था, बारिश शायद हुई थी। तो वाइट शर्ट, टाई, डार्क सूट, ऊपर से रेन कोट और उसके हाथ में एक काला ब्रीफ बैग था। ये बोर्डिंग करने के बाद चेक इन करता है और प्लेन में सवार होता है। इत्तेफाक से इसकी जो सीट थी वो प्लेन में सबसे पीछे की तरफ थी, सीट नंबर 18C, और उस सीट के बराबर में ही केबिन क्रू का जो जगह होती है बैठने की वो थी, क्योंकि वो पिछला दरवाज़ा वहीं पे था। शायद उसे ऐसी किसी सीट की तलाश थी। 2:50 पे इस प्लेन को उड़ना था और करीब आधे घंटे का सफ़र था सिएटल का। आधे घंटे में ये प्लेन सिएटल पहुंचना था इसको। ये पहुंचता है, उस वक्त तक प्लेन में स्मोकिंग और बाकी चीज़ें अलाउड थी, बाद में अब बंद हो गई। तो अपनी सीट पे जाने के बाद ये सिगरेट पीता है और साथ ही बॉर्बन और सोडा का ऑर्डर देता है और फिर अपनी सीट पे ही बैठा रहता है। प्लेन में इस डी कूपर या डैन कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और थे।
एक तिहाई सीटें खाली थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया नेक्स्ट डे थैंक्स गिविंग डे था, तो मुसाफिर बहुत थे नहीं, तो सिर्फ 36 मुसाफिर थे, जिनमें से 36वां ये कूपर था, इसके अलावा 35 और इसके अलावा 7 क्रू मेंबर थे। लगभग 2:50 पे राइट टाइम प्लेन टेक ऑफ। उसके बाद जैसी प्लेन हवा में, थोड़ी देर के बाद डैन कूपर अपने पास, जो बराबर में ही, चूँकि वो पिछली सीट पे बैठा हुआ था और केबिन क्रू की सीट बराबर में थी, तो वो एक अटेंडेंट को अपनी तरफ इशारा करके बुलाता है, और उस अटेंडेंट का नाम था फ्लोरेंस। तो बुलाता है और उसको एक पर्ची देता है, कागज़ का एक टुकड़ा, बोलता कुछ नहीं। फ्लोरेंस जो अटेंडेंट थी, उसको लगता है कि ये कोई, कई बार उसे ऐसा तजुर्बा प्लेन में हुआ था, कुछ लोग आते हैं जो इस तरीके से पर्ची अपना नंबर देने की कोशिश करते हैं, तो उसे लगा ये भी कोई फ्लड टाइप का है और अपना फ़ोन नंबर दे रहा है, तो उसने बहुत इंटरेस्ट लिया नहीं, और फ्लोरेंस ने वो कागज़ की पर्ची अपने बैग में रख लिया, जो वहाँ पे उसके साथ सामान में था सब कुछ। तो इसने देखा कि उसने पढ़ा नहीं। थोड़ी देर के बाद, कुछ ही मिनट के बाद, ये दोबारा उसको बुलाता है और तब उससे कहता है कि आपने अगर वो पर्ची पढ़ ली तो ठीक है, नहीं तो आपको बता दूं कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अब जैसे ही ये बात फ्लोरेंस सुनती है अटेंडेंट प्लेन की, जाहिर सी बात है वो घबरा जाती है। चूँकि सीट खाली थी, मैंने कहा सिर्फ 36 मुसाफिर थे और लगभग 150 उसमें पैसेंजर बैठ सकते थे, तो फ्लोरेंस घबरा जाती है। उसके बाद वो उसको अपने पास बिठाता है ऊपर, एक दूसरा लेटर निकालता है वो, अब वो दूसरी पर्ची उसको देता है। सारे कैपिटल वर्ड में लिखे हुए थे, टाइप किया हुआ ये लेटर था, और उसमें 2 ही लाइन थी, वो ये था कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है फ्लोरेंस पढ़ने के बाद पसीने पसीने हो जाती है, घबरा जाती है, और फिर ये उसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने लेटर पढ़ लिया, अब तुम्हें ये भी बता दूँ कि अब तुम मेरे कब्ज़े में हो और ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसके बाद यकीन दिलाने के लिए वो कहता है बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो जो बैग लेकर ये चढ़ा था काले रंग का, ये आमतौर पे जब पैसेंजर प्लेन में चढ़ते हैं तो थोड़ा बड़ा बैग होता है तो उसको ऊपर रख देते हैं, लेकिन इसने ऊपर रैक में नहीं रखा, अपने पास ही रखा हुआ था बैग, और बराबर की खाली सीट पर रख दिया था। बैग उठाता है, खोलता है और फ्लोरेंस को दिखाता है। जैसे ही बैग खुलता है फ्लोरेंस घबरा जाती है, क्योंकि उस बैग में सच में बहुत सारे वायरिंग किए हुए और करीब 8 सिलेंडर टाइप की चीज़ें थी, जो 4 के ऊपर 4 करके रखा हुआ था, और वो बॉम्ब जैसा ही दिख रहा था। तो अब फ्लोरेंस को यकीन हो जाता है। उसके बाद फिर वो फ्लोरेंस को एक और पर्ची देता है, कहता है अब तुम्हें मालूम हो गया है, अब तुम सभी इस वक्त मेरे कब्जे में हो, प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो अपने पायलट को जाके मेरा मैसेज दे दो कि मुझे चाहिए क्या। उसके बाद वो पर्ची में लिख कर देता है। उसकी जो डिमांड थी वो ये थी कि $2 लाख अमेरिकी, 4 पैराशूट, और इस प्लेन में उसे ईंधन भरवाना है। ये 3 मांगे अगर मान ली गई तो ठीक है, वरना वो उस प्लेन को उड़ा देगा पैसेंजर समेत। पर्ची लेकर फ्लोरेंस बदहवास भागती है, पायलट के पास जाती है। उस वक्त उस प्लेन के जो कैप्टन थे मिस्टर विलियम्स, तो विलियम उस पर्ची को पढ़ते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। फिर वो फ्लोरेंस से पूरी डिटेल पूछते हैं, वो बताती है कि बॉम्ब है, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। फ़ौरन फिर कैप्टन विलियम जो है वो जहाँ पे ये प्लेन को जाना था, उतरना था सिएटल, उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को संपर्क करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, एक पैसेंजर है, उसका नाम डी कूपर है और उसके पास एक बैग है, बैग में बॉम्ब है और उसने $2 लाख अमेरिकी, 4 पैराशूट और प्लेन में ईंधन भरवाने की मांग रखी है, वरना पैसेंजर समेत प्लेन को उड़ा देगा। एटीसी में जैसी ये खबर पहुंचती है, सिएटल एयरपोर्ट पूरा हड़कंप मच जाता है। इसके बाद FBI, बाकी दूसरी एजेंसियां, पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, इन सब को फ़ौरन अलर्ट पर रखा जाता है, इनको मैसेज दिया जाता है। इस दौरान में FBI, बाकी एजेंसियां पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से इस पैसेंजर की जानकारी निकालते हैं। सब कुछ होता है, यह है कि क्या किया जाए। तब तक इधर कूपर प्लेन में ये कहता है कि जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी ये प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम था कि लैंड कर गया तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो डायरेक्ट फिर पायलट से कहता है कि अगर तुमने लैंड करने की कोशिश की तो प्लेन उड़ा देंगे। अब इधर नीचे बातचीत हो रही है। अजीब सी डिमांड थी कि प्लेन में बैठ के एक आदमी इस तरह से फिरौती मांग रहा है।
उसने एक शर्त में जो रखा था वो ये था कि जो उसको $2 लाख चाहिए थे, वो सब जो नोट थे वो उसको मतलब $20 की शक्ल में वो सारे पैसे चाहिए थे, और $20 से ज़्यादा बड़ा नोट ना हो। अब ये सारी चीज़ें पहुंची, फिर नीचे डिसाइड ये हुआ अफरा तफरी में कि एक बार वो नीचे आ जाए, उसको पैसे दे दिया जाए, कहीं तो लैंड करेगा तो पकड़ लेंगे। तो फिर तय हुआ कि ठीक है, उसकी मांग पूरी कर ली जाए। तो सिएटल से ही अलग अलग बैंकों से $20 के नोट इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया, और इसके अलावा फिर 4 पैराशूट कहा गया इंतज़ाम करो। ये सारी चीज़ें एटीसी के ज़रिए फिर जो प्लेन के कैप्टन थे उन तक मैसेज गया कि ठीक है, उसकी मांग मान ली गई है। ये चीज़ जो सारी चीज़ें होती हैं, करीब 5:24 पर पायलट को यह खबर दी जाती है कि ठीक है, उसकी मांग मान ली गई। उसको बोले कि प्लेन लैंड करने दें। वो कूपर को बताता है, कूपर इसके बाद तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, आप सिएटल में प्लेन को लैंड करो। 5:39 शाम को ये प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड करता है। लेकिन इसका ये भी था कि इसको एक अलग रनवे पे आप खड़ा करेंगे, आसपास में जो बाकी कमर्शियल प्लेन है वहाँ पे नहीं, क्योंकि उसे ये था कि कुछ ऑपरेशन कर सकते थे नीचे जो दूसरी एजेंसी के लोग हैं। साथ में सारी जो पूरे प्लेन की जितनी भी विंडोज़ थी, उन सब के विंडो के जो खिड़कियाँ थी उसके ऊपर कवर इसने चढ़वा दिया, ऑलरेडी होता है उसको गिरा दिया, ताकि कोई बाहर से ना देख सके प्लेन के अंदर की मूवमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद पहली चीज़ ये होती है कि जो 4 पैराशूट मंगाया था इसने, उसने कहा था कि वो आर्मी या एयरफोर्स इनका नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो आम पब्लिक यूज़ करती है जो अलग अलग चीज़ों में, फ्लाइंग स्कूल में और उसमें, वो वाले चाहिए। तो फिर वो भी, उसका भी इंतज़ाम किया जाता है एक फ्लाइंग स्कूल क्लब से और कहाँ कहाँ से। ये सारी चीज़ें, और 20-20 के डॉलर के नोट के शक्ल में $2 लाख, वो सब लेकर इसी एयरलाइंस का, जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का एक सिएटल एयरपोर्ट पे जो मैनेजर था, क्योंकि उसकी शर्त थी कि कोई आर्मी पुलिस वाला या किसी वर्दी में कोई ऐसा ना आए, वरना वो उड़ा देगा। तो रिस्क लेना भी मुनासिब नहीं समझा गया, और मैनेजर को ये सारी चीज़ें $2 लाख, 4 पैराशूट लेकर प्लेन के अंदर भेजा गया। वो आता है, कूपर के हवाले करता है। इसके बाद उससे बातचीत करने के लिए भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप नीचे ग्राउंड पे बात करें, पर वो मना कर देता है, उसको वापस भेजता है। अब बात थी फ्यूल की, तो ईंधन भराने का काम शुरू हो जाता है। तब तक सारे मुसाफिर जो पैसेंजर थे वो अंदर ही रहते हैं। इसके बाद जब ईंधन भर जाता है तो फिर बदले में जो 35 मुसाफिर थे उन सबको ये सिएटल एयरपोर्ट पे उतरने की इजाज़त दे देता है। तो प्लेन से एक एक कर सारे मुसाफिर नीचे उतर जाते हैं। साथ में 2 क्रू मेंबर को भी ये नीचे जाने की इजाज़त देता, जिनमें से एक फ्लोरेंस थी, जिसको सबसे पहले इसने पर्ची दी थी। अब प्लेन में सिर्फ 5 क्रू मेंबर बचते हैं, पायलट और को पायलट समेत, और छठा खुद कूपर। सारे को नीचे उतारने के बाद ईंधन भर चुका था। अब ये पायलट से कहता है कि प्लेन को टेक ऑफ करो। पायलट के पास कोई चारा था नहीं। पायलट वापस प्लेन सिएटल एयरपोर्ट के रनवे से उड़ता है। इस बीच में FBI और बाकी एजेंसियां कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि बॉम्ब अंदर था, बॉम्ब के साथ वो खुद अंदर था, तो वो प्लेन को उड़ा सकता था। और प्लेन में मुसाफिरों के बाद भी 5 लोग थे, जिसमें पायलट, को पायलट, तमाम लोग। तो इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कहीं तो ये उतरेगा तब पकड़ लेंगे, और पैसे भी कहाँ जाएंगे। FBI ने जो सारे पैसे दिए थे डॉलर, उन सब के नंबर और वो सारी चीज़ें नोट कर ली थी। और स्पेशली उन्होंने ख़ासतौर पे जो नोट दिए थे L सीरीज़ के दिए थे, तो उससे ये भी था, और उस सब की उन्होंने फिल्म भी बनाई थी, और सारे नोटों के नंबर उन्हें मालूम था, उन्होंने नोट कर लिए थे कि अगर कहीं कभी कोई खर्च करेगा या तो पता चल जाएगा। तो वो सारे सीरीज़ के नंबर और ये सारी चीज़ें उनके रिकॉर्ड में थी। 7:40 पर प्लेन अब सिएटल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। जैसे ये टेक ऑफ करता है, उसके बाद कूपर पायलट से कहता है 2-3 चीज़ें। पहली ये कि इस बार प्लेन जब भी उड़ेगा तो 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे प्लेन नहीं जाएगा। नंबर 2, स्पीड इसकी मिनिमम होगी, जितने में ये चल सकता है, उड़ सकता है। तीसरा कि प्लेन के पीछे का दरवाज़ा आप खोल दो। इसके बाद ये पायलट से कहता है कि आप प्लेन को मैक्सिको की तरफ ले चलो। पायलट प्लेन उड़ा चुका था, सिएटल से उड़ चुका,
शाम 7:40 पर मैक्सिको के रूट पे था। लेकिन जिस हाइट पे और जिस स्पीड में कूपर ने पायलट से कहा कि आपको प्लेन उड़ाना है, उस स्पीड और हाइट में फ्यूल का खर्च ज़्यादा था। तो पायलट फिर कूपर को बताता है कि अगर इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो मैक्सिको पहुंचने से पहले हमें रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और किसी और एयरपोर्ट पे हमें उतरकर ईंधन भरवाना पड़ेगा। कूपर इसके लिए तैयार नहीं होता, कहता है कि कोई और ऑप्शन बताओ। तब वो बताता है कि मैक्सिको से पहले एक रेनो जगह है, रेनो, ये नेवादा में है, तो वहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं इस स्पीड में और इस ऊंचाई पर। कूपर को सोचता है, फिर अपनी मंजूरी दे देता है, कहता है ठीक है, आप मैक्सिको की जगह पे आप रेनो के रूट पे ले लो। तो ये रेनो के रूट पे जाते हैं और नेवादा की तरफ। जब उस रूट पे प्लेन डाइवर्ट हो गया, थोड़ी देर के बाद अचानक कूपर हुक्म देता है कि जो क्रू मेंबर बचे हुए थे, एक दो, और एक इंजीनियर भी था, उन सभी को कहता है कि आप कॉकपिट में चले जाएं। तो पायलट और को पायलट ऑलरेडी कॉकपिट में था, 3 बचे थे बाहर, उन तीनों को भी इसने कॉकपिट में भेज दिया। अब पूरे प्लेन में पीछे एक भी शख्स नहीं, ना कोई क्रू मेंबर, मुसाफिर पहले ही सारे उतार चुका, अब सिर्फ और सिर्फ अकेला कूपर। और उसने कहा कि आप जो कॉकपिट है उसको अंदर से बंद कर लो और कोई बाहर नहीं आएगा, और बाहर आएगा तो फिर बुरा होगा। सब कॉकपिट के अंदर चले गए। अब प्लेन के अंदर सिर्फ पीछे कूपर है, प्लेन उड़ रहा है। 7:40 पे इसने टेक ऑफ किया था सिएटल से। करीब 8:13, मतलब 8:10 पे अचानक पायलट को लगता है कि प्लेन में कुछ एयर प्रेशर बढ़ रहा है पीछे से और प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ये तब होता है कि जब प्लेन के अंदर हवा कहीं बाहर से आ रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी पायलट सब कुछ चेक करता है। 3 मिनट के बाद उसे लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो हिम्मत करके, क्योंकि ऐसे में प्लेन क्रैश भी कर सकता था, एयर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा था, प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा था। को पायलट किसी तरह से कॉकपिट खोलता है डरते डरते और देखता है क्या है, तो वो देखता है तो चौंक जाता है। प्लेन के अंदर तेज़ हवा आ रही है और जो प्लेन का पिछला दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। वो भाग के जाता है, किसी तरीके से उस दरवाजे को बंद करता है। बंद करने के बाद वो चारों तरफ देखता है, वापस कॉकपिट में आता है। कॉकपिट में आने के बाद अब प्लेन्स का बैलेंस जो है प्लेन का, वो वापस बन गया था। और इसके बाद फिर प्लेन नॉर्मल अपने स्पीड में चलने लगी। उस प्लेन के अंदर उस वक्त तक कूपर दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगा किसी सीट के नीचे या बाथरूम कहीं छुपा होगा। चूँकि डर था उसे कहा गया था कॉकपिट से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। और अब प्लेन जो है, चूँकि फ्यूल का भी चक्कर था, तो रेनो के लिए उड़ान भरने लगता है। इसके बाद रात 10:15 पर ये प्लेन रेनो एयरपोर्ट पे लैंड करता है। इस दौरान में जब सिएटल से ये प्लेन उड़ा और उसको सारे पैसे वैसे दे दिए गए और पैराशूट भी दे दिया गया, तब जो एयरफोर्स के फाइटर जेट 2 अमेरिका के, एक इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के नीचे इस तरह से उड़ रहे थे कि पता ना चले अंदर से अगर कोई देखे कि उसके ऊपर या नीचे प्लेन है, तो वो पीछा कर रहे थे और वो देख रहे थे कहाँ तक जाएगा, ताकि जहाँ पे भी लैंड करे उसको धर दबोचे। तो एयरफोर्स के ये 2 प्लेन भी थे साथ साथ में, F-106, जो पीछा कर रहे थे। 10:15 पर जैसे ही रेनो में ये प्लेन लैंड करता है, इससे पहले तमाम ATC को ऑलरेडी खबर किया जा चुका था कि एक प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो उस रेनो एयरपोर्ट पे भी तैयारी थी पूरी। प्लेन के लैंड करते ही अचानक उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कमांडोज और सारे दस्ते पहुंच जाते हैं, FBI की टीम पहुंच जाती है, एयरफोर्स की सिक्योरिटी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद प्लेन का दरवाज़ा खुलता है। पायलट, को पायलट, इंजीनियर और क्रू मेंबर 2 ये एक एक कर नीचे उतरते हैं। अब सिर्फ प्लेन में कूपर ही बचा। कमांडो पूरी एहतियात के साथ प्लेन के अंदर घुसते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन पूरा प्लेन छान मारते हैं, कूपर का कहीं पता नहीं चलता। हर जगह, हर जितनी भी गुंजाइश जहाँ जहाँ हो सकती थी, वहाँ कूपर नहीं था। प्लेन के अंदर सिर्फ पिछली सीट के पास उन्हें 2 पैराशूट मिले। 4 मांगा था कूपर ने, उसमें से 2 वहीं पड़े हुए थे, 2 गायब थे। बाकी कूपर का कोई अता पता नहीं था। अब जाहिर सी बात है, सारा परेशान इसलिए कि जब जेट एयर जो
फाइटर जेट जो उड़ रहा था उन लोगों से पता किया गया, तो उन्होंने कहा कि सिएटल से लेकर रेनो तक उन्होंने लगातार प्लेन पे नज़र रखी, लेकिन उन्होंने प्लेन से कोई कूदते हुए या कोई भागते हुए पैराशूट से निकलते हुए दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसमें एक ये भी था कि कई जगह पे बादल थे, कई जगह पे अंधेरा था, रात का वक्त था। तो सारी कोशिश हुई, पूरा प्लेन छान मारा गया। अब अजीब व गरीब तरीके से प्लेन के अंदर सब हैं, लेकिन जिसने हाईजैक करके पैसे लिए हैं वो पैसे समेत, वो पैसे भी गायब, वो पैसे का जो बैग था वो गायब, और वो शख्स भी गायब। इसके बाद फिर ढूंढना शुरू किया गया कि भाई ये कहाँ जा सकता है। तो सिएटल से लेकर रेनो के बीच में वो जो पूरा इलाका था उसको ग्राउंड पे जाकर सर्च किया गया। वहाँ पे जो नदियाँ थीं उन नदियों को सर्च किया गया, लंबी तलाशी ली गई। हालांकि इस सर्च के दौरान में 2 अलग अलग कंकाल भी मिले, और उससे एक और केस खुला जिसमें एक लेडी का रेप करके मर्डर कर दिया गया था। तो वो कई सालों से उसकी तलाश हो रही थी। वो डीएनए से पता चला कि वो लेडी थी जिसको मार के यहाँ इस नदी में फेंक दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें कोशिश जारी रही, लेकिन न वो मिला ना उसकी लाश मिली। एफबीआई ने माना कि जिस तरीके से ये रात को अगर वो पैराशूट से कूदा तो उसके बाद बचने की गुंजाइश कम है, क्योंकि एक तो अंधेरा था और दूसरा जिस इलाके में वो कूदा है और वहाँ पे बचने की चांसेस नहीं है। तो एफबीआई ये मान के चल रही थी, लेकिन सबूत के तौर पे उसकी लाश या फिर वो पैसे वो कहीं से तो देने थे। लंबी छानबीन चलती रही, कई 100 लोगों ने कई 100 किलोमीटर खंगाल मारे ग्राउंड पे, जंगल, नदी, सारी जगहों को, लेकिन वो शख्स नहीं मिला। इसके अलावा अब ये था कि उसकी कोई पहचान, तो फिर ये हुआ कि इसने डैन कूपर के नाम से जो टिकट ली थी, ये भी पता नहीं कि ये नाम उसका असली था या नकली था। जो प्लेन के स्टाफ थे उनसे पूछकर उसका हुलिया बनाया गया, उस शक्ल से कोई नहीं मिला। कुछ मिले, 800 के करीब लोगों को उठाया गया, पूछताछ की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उन सब के अलग अलग जो सच थी वो चीज़ें मैच नहीं कर पाई इससे। तो इस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी रही, जांच चलती रही, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान में करीब इसके बहुत सालों के बाद एक जगह से एक लड़के को 2 पैकेट मिलते हैं, जिस पैकेट में कुछ डॉलर थे और वो सारे 20-20 के डॉलर थे। और जब एफबीआई तक ये बात पहुंची, ये उसी रूट पे था रेनो के, जहाँ पे ये प्लेन लैंड करना था और उससे पहले जो रास्ते से प्लेन गुजरा, तो पता चला कि जो नोट मिले हैं उस बच्चे को, वो अपने माँ बाप के साथ पिकनिक मनाने गया था वहाँ पे। उसका सीरीज़ नंबर वही है जो एफबीआई ने दिया था उसको और नोट किया हुआ था, तो वो सीरियल नंबर मिल गया था। तो इसका मतलब है कि वो उसी रैंसम का हिस्सा था, लेकिन वो सिर्फ 2 पैकेट मिले, बाकी के नहीं। इसके बाद इस पूरे इलाके के आसपास को भी छान मारा गया और ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं मिला। और फिर इसके आगे क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं, इसलिए कि उस बच्चे के मिलने के बाद जो पैसे मिले थे, बाकी के नोट या उससे उसका क्या लिंक था, ये कोई जानकारी नहीं मिली। चीज़ें चलती रहीं। करीब 46 साल के बाद 2016 या 17 में एफबीआई ने अपनी हार मानी और उसने कहा कि हम इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जितनी कोशिश, जितने मैन पावर लगाने थे, सब कुछ झोंक दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो डी कूपर या डीबी कूपर शख्स कौन है, उसका असली नाम है कि नहीं है, कहाँ से आया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और वो पैसे कहाँ गए ये भी नहीं मालूम। तो इस तरीके से ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हवाई रहस्य बना हुआ आज तक, और किसी कॉमर्शियल प्लेन को लेकर इस तरीके से हाईजैकिंग और फिरौती का ये इकलौता मामला है पूरी दुनिया में। तो कमाल इसमें यह है कि प्लेन में बैठकर उसने फिरौती मांगी, प्लेन में बैठकर उसने पैसे लिए, प्लेन में बैठकर ही उसने सारी डील की, और उस प्लेन से बीच हवा में वो गायब हो गया। और ऐसा गायब हुआ कि आज तक पता नहीं। चश्मदीदों की माने तो उस वक्त अगर उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल थी, तो आज इस चीज़ को 48 साल बीत गए, करीब 85 से 90 साल का होगा अगर वो ज़िंदा है तो। और वो रकम जो $2 लाख थी अब तो करोड़ों में है। लेकिन यह है कि एफबीआई की जब भी बात होती है जांच की और इन्वेस्टिगेशन की और उसकी नाकामी की, तो ये शायद सबसे बड़े केसों में से एक है
जिसको लेकर आज भी FBI को अफसोस है कि एक ऐसी हाईजैकिंग, एक ऐसी डील, एक ऐसी फिरौती जो सबके सामने बीच हवा में, और वो उसको पकड़ भी नहीं पाए। तो ये थी कहानी DB कूपर की। कई फिल्में बन चुकी, कई सीरियल बन चुके, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं इस पर, और बहुत दिनों से हमारे क्राइम तक फैमिली के कई लोग इसको लेकर रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आज आपको ये सारी चीज़ें जो है, जितनी मुझे जानकारी थी, जहाँ जहाँ से निकाली, आप तक पहुँचाई। लेकिन वाकई ये अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज़ और इंटरेस्टिंग केस है, और ये लगता है कि इंसान का दिमाग कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल सकता है। ये भी सोचिए कि उस आदमी ने जब पैसे लिए और पैराशूट मंगाया, और अगर मान लीजिए वो पैराशूट से कूद गया तो ये भी कितना जोखिम भरा काम था। एक तरह से उसने अपनी जान खतरे में डाल के सब कुछ किया। तो ये थी कहानी DB कूपर की। अब आज आसिम है, अब सवालों का सिलसिला शुरू। तो आसिम बताओ। सर ये बोल रहा है उसे 20-20 के ही नोट क्यों चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि आपके बड़े जो इसके नोट होते हैं पकड़ाने का खतरा होता है, तो 20-20 का आमतौर पे बहुत लोग यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ होता है। बड़े नोटों से आपको ख़तरा ज़्यादा होता पकड़े जाने का, इसलिए उसने छोटे छोटे उसमें नोट मंगाए थे, और वो $20-20 के थे। सर निशांत कुमार बोल रहे हैं FBI को दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में से एक माना जाता है, फिर भी बहुत से केस FBI सॉल्व नहीं कर पाई, बिल्कुल नाकाम साबित हुई। ऐसा क्यों? कई ऐसे केस होते हैं जिसमें शायद मुजरिम ज़्यादा शातिर होता है, ज़्यादा दिमाग से चलता है, पुलिस या ऐसी एजेंसियों से 2 कदम आगे चलता है। तो दुनिया की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसके दामन में सिर्फ कामयाबी है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ जिसके साथ नाकामी भी जुड़ा हुआ है, तो FBI भी उससे अछूती नहीं है। सर यश है बोल रहे हैं बॉम्ब असली था या वो नकली, और प्लेन में बैठने से पहले उसकी चेकिंग हुई या नहीं हुई, तो कुछ तो प्रूफ रेजिडेंशियल या। हाँ, यश साहब 1971 की बात है, और 71 में आज के जैसे हालात नहीं थे। टेररिज्म से लेके बाकी चीज़ों का इतना थ्रेट नहीं था। एयरपोर्ट पे तब मशीनें भी इस तरह की नहीं थी, और कोई इस तरीके की फिस्किंग भी नहीं होती थी, ना तलाशी होती थी, क्योंकि उस वक्त तक ऐसा कुछ लोग सोचते भी नहीं थे। तो बड़ा आसान था। बल्कि अमेरिका में तो ये हालत थी कि ये जो 9/11 हुआ उससे पहले भी अमेरिकी एयरपोर्ट की हालत ऐसी थी कि कोई भी आसानी से बिना चेकिंग के जा सकता था। ये सब कुछ 9/11 के बाद बदली चीज़ें हैं। तो इसलिए उस वक्त बैग लेकर चला गया और पकड़ाया नहीं, इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि चूँकि वो बैग भी नहीं मिला उस प्लेन में, और बैग समेत गायब हो गया, इसलिए ये नहीं मालूम कि उसमें वाकई वो बॉम्ब था, असली था कि नकली था। जॉनसन बोल रहे सर जी नोट के सीरियल नंबर कहीं और नहीं मिले। इसके अलावा बहुत सारी बीच बीच में र्यूमर उड़े कि कहीं कहीं कई चैनल ने ऐसा किया कि इस सीरीज़, जैसे चूँकि सीरीज़ सब पता चल गया था, फिर FBI ने रिवॉर्ड भी इस पर रखा, इसकी जानकारी देने या इस सीरीज़ के नंबर के नोट के बारे में अगर किसी को पता हो। तो कहते हैं कि बीच बीच में, बल्कि कुछ चैनल ने तो ये तक दिया था कि ये सीरीज़ का नोट अगर आपके पास किसी के पास है तो एक $20 के बदले हम आपको $1000 इनाम देंगे। इस तरह की भी ऐड और कैंपेन और अपनी अपनी वो चले प्रोमो लोगों के। लेकिन कई लोग आए, लेकिन हकीकत में ये है कि उसके बाद से कभी पता ही नहीं चला कि वो पैसे कहाँ गए और वो शख्स कहाँ गया और उसका नाम क्या था, उसकी असली पहचान क्या थी। ये आज भी एक राज है। सर विनय जागलान है ऑस्ट्रेलिया से, बोल रहे हैं सर आपके बहुत बड़े फैन हैं, कहानी रोज सुनते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जो भी कहानी बताते हैं वो बिल्कुल फैक्ट से होती है और लोग उस पर यकीन करें। विनय जागलान साहब, थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया आपका। मेरी भी कोशिश ये होती है कि जो कहानी सुनाऊँ उसके फैक्ट्स हों, सही हो, सच हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, कई बार गलतियाँ हो सकती हैं, इंसान हूँ, और गलती अगर ऐसे में हो जाती है तो वो हमेशा मान के चलिए अनजाने में होगी। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी आप लोगों तक पहुँचाऊँ वो पूरे फैक्ट्स के साथ पहुँचाऊँ। सर भावेश बोल रहे हैं कि सर ये जो कहानी है सुन के अच्छा लगा, लेकिन वो रास्ता जो था मैक्सिको से लेके प्लेन वाला, उस रास्ते में कोई जंगल है, कुछ ऐसा था, रेजिडेंशियल एरिया? कौन है? सर ये भावेश साहब, असल में मैं कभी उस इलाके में गया नहीं तो ये पता नहीं, लेकिन हाँ, जितना मैंने देखा जाना, उसमें नदियाँ भी हैं, बीच में जंगल भी है, पहाड़ भी है, लेकिन बस्तियाँ भी हैं नहीं है, इसके बारे में मुझे सच में जानकारी नहीं। सर लियो हैं, बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे रहते हैं दिखने में, आपके बहुत बड़े फैन हैं। लियो साहब, थैंक यू वेरी मच, बस आप लोगों की दुआ, आपका प्यार है, थैंक यू। सर लखविंदर रंधावा बोलना, आपके हिसाब से परफेक्ट क्राइम क्या है? लखविंदर रंधावा साहब, आप ये बताइए कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, अब इसी को ले लीजिए, इससे परफेक्ट क्राइम क्या होगा? मतलब ये तो सोच के ही अजीब लगता है, एकदम एक फैंटेसी जैसा नहीं है कि एक आदमी एक प्लेन में सवार होता है, प्लेन से ही वो धमकी देता है, प्लेन के अंदर ही पैसे मंगवाता है और प्लेन से ही गायब हो जाता है, न ज़मीन में ना आसमान में, बीच में सब कुछ हो गया। तो
और आज करीब 48 साल हो गए और उसका कोई सुराग नहीं। तो इसको परफेक्ट क्राइम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जो परफेक्ट क्राइम हैं। सर तक्षना है, बोल रहे हैं सर यूएसए से हैं और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है और ये स्टोरी सुनने के लिए उन्होंने भी मेल किया। थैंक यू तक्षना, और थैंक यू आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन जिन लोगों ने कहा था, मैं कई दिन से सुनाना चाहता था, लेकिन वही है कि हर एक की बारी बारी से बारी आती है। तो पर थैंक यू, आप लोग इसी तरह से अपने जो सुझाव भेजते हैं या फिर इस तरीके की लिस्ट भेजते हैं स्टोरी की, उससे मुझे भी मदद मिलती है मुझे अपनी लिस्ट बढ़ाने में। तो आप लोग भेजते रहें। बट हाँ, ये है कि देर सवेर सभी की स्टोरी मैं ज़रूर सुनाता हूँ, बस कब किसकी बारी आ जाए ये मुझे खुद पता नहीं होता। सर सच्ची मीडिया करके अकाउंट है, ये बोल रहे हैं सर हमेशा क्राइम जो है बाद में फल देता था, लेकिन ये आई थिंक पहला ऐसा क्राइम होगा जिसमें अपराधी पकड़ा नहीं गया और उसके जुर्म ने उसे पकड़ा है। ऐसा नहीं कि ये पहला क्राइम है जिसमें अपराधी नहीं पकड़ा गया। बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड है, कई तो मैं आपको यहीं सुना चुका हूँ बैठकर। लेकिन हाँ, ये है कि इस क्राइम को किस कैटेगरी में रखूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। सर सेठ गौरव है, बोला सर उसने 4 पैराशूट क्यों मांगे थे सॉरी और 2 का इस्तेमाल क्यों किया? हाँ, गौरव साहब, शायद उसने ये था कि उसे लगा कि कुछ साजिश भी हो सकती है, कुछ पैराशूट में गड़बड़ भी कर सकते हैं, और इसीलिए उसने आर्मी और एयरफोर्स उनके पैराशूट नहीं मंगाए थे, बल्कि जो पब्लिक यूज़ करती है वो मंगाए थे। और शायद उसने जो 2 पैराशूट मिले थे वो भी खुले हुए मिले थे, शायद उसने उसको चेक किया था और जो 2 उसको बेटर लगा हो वो लेकर चला गया हो, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहता था वो। सर हामिद चौहान है, बोला सर इस दुनिया में मुझसे बड़ा आपका कोई फैन हो नहीं सकता। हामिद चौहान साहब, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, और आप सभी का बस प्यार है मेरे लिए जो मुझे यहाँ खींच के ले आता है। आप लोगों का प्यार बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर पंकज श्रीवास्तव जी रायबरेली से हम बहुत गुस्सा है, बोल रहे हैं सर हम लोग क्या क्राइम तक का परिवार नहीं है जो आप हमारा नाम नहीं। पंकज श्रीवास्तव साहब, कभी ऐसा सोचिएगा भी मत कि आप लोग परिवार नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बोला है कि ये फैमिली है, परिवार है तो है, लेकिन हाँ, आपको ही पता है, आपने इतना बड़ा परिवार कर रखा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक का नाम आता है, किसी का छूट जाता है, लेकिन उसका इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी से प्यार ज़्यादा है या किसी से कम है, सभी बराबर हैं। सर एक सचिन है, बोल रहे हैं कि सर उसको इस केस में कभी उसका कोई फोटो या कुछ ऐसा आया है? सचिन साहब, इसके 2 फोटोग्राफ्स हैं जो ख़ासतौर पे फ्लोरेंस सबसे करीब बैठी थी, उसने जो बताया, बाकी जो प्लेन के और बाकी जो पैसेंजर थे उनके हिसाब से जो बनाया गया था, तो वो 2 फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन उस शक्ल का आदमी कभी मिला नहीं। लेकिन हाँ, उससे मिलते जुलते करीब ऐसे 800 लोगों को FBI ने उठाया था, बट कामयाबी हाथ नहीं लगी। सर सुप्रिया जी हैं, बोल रहे हैं सर आप किसी मूवी की स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते? सुप्रिया जी, कई लोगों ने कहा है, क्या करूं, मुझे असल में शौक बड़ी चीज़ है, वो एक ऐड भी आता है ना, तो मूवी की स्क्रिप्ट लिखने में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना क्राइम के शोज़ बनाने में या क्राइम रिपोर्टिंग करने में या क्राइम की कहानियाँ आप लोगों को सुनाने में। तो काम वही करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए, तो फिलहाल मुझे इसी में मज़ा आता है। सर मीता भट्टाचार्य बोल रहे हैं सर रात के 9 बजे तक, सुबह से आप काम करते हैं और रात के 9 बजे तक फ्रेश दिखते हैं, सर क्या करते हैं? नीता भट्टाचार्य जैसा कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ आप लोगों की वजह से मुझ में एक नई एनर्जी रहती है, और यही वजह है कि जैसे मैं सुबह आता हूँ या फिर इस वक्त कहानी करता हूँ, हालांकि हाँ वाकई कई घंटे हो जाते हैं इस दौरान में, 2 4 5 6 तो मीटिंग हो जाती है, फिर बाकी भी काम होता है, शोज़ भी होते हैं, स्क्रिप्टिंग भी है। तो लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप दिल से करें तो फिर उसमें आपको वो चीज़ें नहीं आती, हमेशा आप फिर फ्रेश ही नज़र आएंगे। सर शैलेंद्र शुक्ला है, बोल रहे हैं सर आज कोई भी अपना फेवरेट क्राइम का डायलॉग बोल लीजिए किसी भी मूवी से। कौन है? सर शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला साहब, क्राइम का डायलॉग बोल दूँ मूवी से? क्राइम का डायलॉग मैं मूवी से तो नहीं, एक मैंने वैसे ही लिखा था, भाई आपको बता देता हूँ कि कई लोगों को ये बोलता भी हूँ, या हालांकि ये मूवी से इंस्पायर्ड है। एक पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग लगता है, अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले की वो होता है ना कि पुलिस वाले तो अपने बाप पर भी शक करते हैं, ये डायलॉग है। तो मेरा मानना है कि शक पे भी शक करो, तभी तुम कभी मार नहीं खाओगे। अगर सिर्फ किसी कहने पे तुमने किसी पे शक किया और निकल गया तो कोई नहीं, अगर जिस दिन तुमने शक पे शक करना शुरू कर दिया तो फिर हमेशा तुम सच्चाई तक ज़रूर पहुँचोगे। सर अखिलेश कुमार है, बोल रहे हैं सर क्राइम तक को मेरा बहुत प्यार और मैं आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू अखिलेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। सर पटना के मशहूर बॉबी हत्याकांड की कहानी सुनने के लिए पंकज पारक जी पंकज, शायद मैंने पता नहीं बॉबी हत्याकांड सुनाई है कि नहीं सुनाई है? हुआ है। हुआ है? जी सर। शायद मैंने बॉबी हत्याकांड सुनाई है, एक बार फिर भी चेक कर लूँगा, अगर नहीं है तो मैं ज़रूर फिर इसको सुनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने सुनाई है। सर मानस है, बोल रहे हैं सर हम आपको कई बार मेल किए हैं पर मेल का रिप्लाई नहीं
मानस साहब, मैं आप कीजिए मेल, इस बार ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कई बार कई मेल जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वक्त नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि जितने मेल है मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँ। सर विकास जी बोल रहे हैं कि सर आपसे मिलने के लिए कितना और समय इंतजार करना पड़ेगा, कोई इवेंट है या कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं विकास साहब, इंतज़ार करना पड़ेगा, जल्दी मिलेंगे हम, और कभी भी कोई भी मौका आ सकता है, पक्का मुलाकात होगी। सर नीता जी बोल रहे हैं अगर वो पकड़ा जाएगा अभी भी, तो अगर वो जिंदा होता तो क्या उसे सजा मिलेगी? बिल्कुल, कानून के हिसाब से नीता जी, चाहे वो कभी भी पकड़ा जाए, चाहे वो कितना बूढ़ा हो गया हो, मौत की दहलीज पे खड़ा हो, लेकिन कानून इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करता। तो हालांकि अभी मैंने जैसे बताया कि इस वक्त अगर उसकी उम्र शायद 90 के आसपास होगी, तो अब भी पकड़ा जाएगा तो सेम सेक्शन, सेम सारी धाराओं के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और सेम सज़ा होगी। सर कुमार है बोल रहे हैं सर आप कभी पटना आइए तो उनके घर रुकिए। ठीक है कुमार साहब, जब कभी पटना आऊँगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा और फिर आऊँगा भी और आपसे मिलूँगा भी। सर प्रदीप शुक्ला जी बोल रहे हैं आपकी कहानी कब सुनाएंगे? और शिबू साहू बोल रहे हैं सर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में कहानी बताइए। प्रदीप शुक्ला साहब जल्दी सुनाऊँगा, और दूसरे सर शिबू साहू साहब की भी कहानी मैं जल्दी सुनाता हूँ जो उन्होंने कहा है। सर गीता खन्ना जी हैं, सर इनका सवाल ऊपर चला गया गीता जी का। अच्छा, गीता खन्ना जी का सवाल ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। सर मोहम्मद अजहर है बोल रहे हैं कि सर आप हमारा भी कभी कभी रिप्लाई नहीं करते। मोहम्मद अजहर साहब, मैं सभी की कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, लेकिन कई बार कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं, तो उसको दिल पे ना लें, ज़रूर रिप्लाई होगा। सर आनंद तिवारी हैं बोल रहे हैं पहले 9 से 10 हम क्राइम तक देखते हैं, उसके बाद जाके वारदात देखते हैं, तो आप डबल आपको देख के खुशी होगी। आनंद तिवारी साहब, चलिए अच्छा है, आप बस देखते रहें, आप देखते हैं तो हम लोग दिखाते रहते हैं शोज़, और सुनाता रहता हूँ कहानी। सर विनीशा हैं बोल रहे हैं सर वो क्राइम की अभी जर्नलिज्म शुरू किया है उन्होंने, स्क्रिप्ट लिखते टाइम पे क्या चीज़ों का ध्यान रखें? वृषा, ऑल द बेस्ट। पहले तो तुमने जर्नलिज्म शुरू किया है, स्क्रिप्ट लिखते वक्त सिर्फ 2 चीज़ें, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं दूंगा। वही लिखो जो तुम बोलते हो। कई लोग गलती ये करते हैं कि हम जब लिखने बैठते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और मतलब वो समझने लगते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट की जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो चीज़ हम नहीं बोलते हैं वो हमें नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब ये हो कि हम जिस तरीके से घर में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, वही चीज़ें आपको अपनी स्क्रिप्ट में लिखनी चाहिए। स्क्रिप्ट का मतलब है कि एक रिक्शे वाले से लेकर एक IAS अफसर तक उस जुबान को समझ जाए, वही स्क्रिप्ट है। सर शादाब बोल रहे हैं कि पहले उनकी वाइफ उन्हें डांटती थी कि मैं क्राइम तक लगातार देखता हूं, लेकिन 1-2 दिन उसने क्राइम तक की कहानी सुनी, अब दोनों साथ मिलके थे। अच्छा शादाब साहब, दोनों मिल के साथ देखिए और खुशी खुशी देखिए और सुनिए भी। सर निर्भया की माँ को लोग बोल रहे हैं अगर हो सके तो क्राइम तक के लेकर। चलिए, आपने मतलब ये मेरी अपनी भी बहुत सारी ऐसी क्राइम की स्टोरीज़ करता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, कवर करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा दिल के करीब होती हैं। उसमें एक निर्भया की माँ भी है, तो जिसने भी ये कहा है मुझे भी, मैं कोशिश करूँगा एक दिन क्राइम तक पे निर्भया की माँ को लेकर आऊँ और बैठूँ। मैं उनसे बहुत बार, अनगिनत बार मिला हूँ, गिनती भी याद नहीं है, बट जब भी मिलता हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। तो हो सकता है अगर वो जिस दिन आएंगे उस दिन भी हो जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन आप पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए, और ख़ासतौर पे उस दिन मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं उनसे ना कुछ कहूँ। आप में से जिन जिन लोगों को जो पूछना हो ज़रूर पूछें, तो मैं वादा करता हूँ एक दिन लेकर आता हूँ। तो सुभाष रंजन बोल रहे हैं कि सर उनका आज बर्थडे है, उनको विश करिए। सुभाष रंजन साहब, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए, सेहतमंद रहिए। सर प्रकाश सिंह बोल रहे हैं कि सर वो बंदा एयरप्लेन से कूद गया पैराशूट और पैसे लेके, और ये एक तरीके से FBI के ऊपर थप्पड़ है कि वो अब तक नहीं पड़ा। प्रकाश सिंह जी, ये तो शुरू में बात हो गई कि FBI ने जब केस क्लोज किया तो ये उनकी नाकामी का तमगा उसी दिन जड़ गया था उनके साथ। लेकिन ये है कि जिस तरीके से ये क्राइम हुआ, वाकई उसने FBI को भी एक तरह से हिला के रख दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर मोहसिन है बोल रहे हैं कि सर किसी दिन विक्रांत सर को भी क्राइम करके बोले काफ़ी टाइम। ठीक है मोहसिन साहब, आजकल विक्रांत गुप्ता जी खाली भी है, विकी पाजी, काम ज़्यादा नहीं है क्योंकि सीरीज़ वीरीज़ अभी है नहीं। यहाँ अभी बांग्लादेश है, इससे पहले साउथ अफ्रीका थी, इतना कोई आजकल इंटरेस्टिंग सीरीज़ नहीं है। नेक्स्ट वेस्ट इंडीज़ है, मुझे लगता है वो तो बांग्लादेश से भी कमज़ोर टीम है। तो जनवरी के बाद शुरू हो गया टफ सीरीज़, तो बुलाता हूँ एक दिन। सर राज आर्यन बोल रहे हैं कि सर जो डे नाइट टेस्ट मैच को होने वाला उसके ऊपर आप ही करते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ राज नारायण डे नाइट टेस्ट के लिए। हालांकि ऑलरेडी शुरू हो चुका, ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है, हम पहली बार डे नाइट खेलेंगे, वो भी ईडन गार्डन में। तो हालांकि एक चीज़ बड़ा वो भी है कि शायद वहाँ उसकी ओस की वजह से मैच 1 बजे ही शुरू कर रहे हैं। मेरा मानना था कि ये मैच कम से कम 4 बजे तक शुरू होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, टेस्ट जो है वाइट ड्रेस में रात को डे नाइट अपने आप में देखना, वो भी इंडिया में, वो एक तरह से नया एक्सपीरियंस होगा और इसके लेके बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। सर पाटिल हैं, प्रथमेश पाटिल बोल रहे हैं सर पनामा पेपर लीक के बारे में। प्रथमेश पाटिल साहब, पनामा पेपर लीक, चलिए अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी सुनाता हूँ आपको जल्दी। सर स्टोरी ऑफ फ्रैंक एंजल है
गोवा के, उनके बारे में लोग कहानी सुनने के लिए। स्टोरी ऑफ फ्रैंक एंजल, ठीक है, इनके बारे में भी सुनाता हूँ। सर लंदन आने का इनविटेशन दिया है सुखविंदर सिंह ने आपको। सुखविंदर जी थैंक यू वेरी मच। लंदन जब भी आऊँगा ज़रूर मिलूंगा आपसे। सर कुमार ने बोल रहा है बॉलीवुड के कौन से ऐसे एक्टर है जिससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती है? कुमार साहब बॉलीवुड के ऐसे कौन से एक्टर जिनसे मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है? एक तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, क्योंकि नवाज़ के साथ का, चलिए आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 आया तो उस वक्त हमारा ऑफिस वीडियोकॉन टावर में था जो कनॉट प्लेस के पास है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। अचानक 8th फ्लोर पे कुछ लोग आते हैं, जिसमें एक ही को मैं जानता था, अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं उसके गैंग्स ऑफ वासेपुर के, उनसे मेरी फ़ोन पे पहले बात हो चुकी थी। वो एक मैंने जुर्म और उसके बाद वारदात में स्टोरी की थी पंजाब की, तो वो उसके ऊपर कुछ जानना चाह रहे थे, शायद कोई फिल्म बनाना चाहते थे, हालांकि उन्होंने बनाई नहीं बाद में। तो उसको लेके बातचीत होती रहती थी। फिर अचानक वो आए तो फिर मुलाकात हुई। तो पहली बार हम आमने सामने मिले थे, फ़ोन पे तो बात होती थी। तो मुझे वो टीवी पे देखते थे, मैं उनका ऑलरेडी मैगजीन में और तमाम जगह देखते हुए एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर पता चला वो प्रमोशन के लिए आए गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उनके साथ में 3 लोग थे, दूसरे फिर अचानक थोड़ी देर के बाद आए। तो वो मनोज वाजपेयी थे जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में पहले लीड रोल में थे। मनोज वाजपेयी से मेरी बड़ी अच्छी पुरानी दोस्ती है, बहुत पुरानी। मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, बेतिया। तो मनोज वाजपेयी से मिला, पता चला कि इन लोगों का कुछ वो प्रमोशन करना है। तो फिर इस दौरान में मैंने इनका इंटरव्यू किया आज तक के लिए। मनोज वाजपेयी और अनुराग कश्यप, 2 लोग और थे, उसमें से एक नवाज़ और एक हुमा कुरैशी। इन दोनों को मैं जानता नहीं था और दोनों की तब तक कोई फिल्म भी नहीं थी। तो फिर मुझे बताया अनुराग कश्यप ने कि ये नवाज़ हैं, बड़ा अच्छा एक्टर है NSD से, और ये सारी चीज़ें। तो इत्तेफाक से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब ये है कि आप जब इंटरव्यू करते हैं तो मजबूरी होती, टीवी में आप उन्हीं को ज़्यादा दिखाते हैं जिनका स्टार वैल्यू होता है, जिनको लोग जानते हैं। तो अब उसमें थोड़ी सी बाइट नवाज़ और हुमा की भी ली, लेकिन शायद वो बहुत कम चली इन सारे में। ज़्यादातर कैमरा इन दोनों पे रहा। बात आई गई हो गई। इसके अब मेरे बाद फिर इंडिया टुडे को करना था इंग्लिश में, तो मैं नीचे उतर आया किसी बुरे काम के लिए। तो अचानक तब तक नवाज़, वो मुझे जुर्म और वारदात से लगातार देखते जब दिल्ली में भी, तो एक तरह से वो उनको ज़ुबान और मेरी वो सारी अच्छी लगी थी। तो नीचे वो भी उतरे, उनको सिगरेट पीनी थी, तो वो खड़े खड़े 2-3 सिगरेट पी गए। और उस दौरान में मैं बात करने लगा, तो फिर पूछा कहाँ से शुरुआत और ये वो सारी चीज़ें, तो वो अपने ही बारे में सारी बातें बताते रहे। उसके बाद खैर वो मुलाकात हुई, फिर नंबर आदान प्रदान हुआ और उन्होंने कहा कि पार्ट 2 आप ज़रूर देखना, और पार्ट 1 तो खैर देखना ही। इसके बाद पार्ट 2 जब आई तो मैं कनॉट प्लेस में एक थिएटर में, ये रात को हम लोग अपने टीम के साथ, पूरी क्राइम टीम थी, ये क्राइम तक नहीं तब क्राइम टीम थी, तो हम लोग गए स्पेशली देखने के लिए, क्योंकि पार्ट 1 अच्छा लगा था। तो पार्ट 2 जब देखा तो इंटरवल तक मुझे नवाज़ की पहली बार एक्टिंग पूरी मतलब खुल के देखने को मिली। तो मुझसे रहा नहीं गया, इंटरवल में ही मैं बाहर निकला और मैंने फिर नवाज़ मोबाइल पे फ़ोन कर दिया और मैंने बताया कि क्या काम किया है मैंने। ये मुझे आज भी वो लाइनें, मैंने कहा कि अब हमें जो है एक नया इरफान मिल गया, इरफान खान। तो बड़े उस वक्त झिझके और बड़े खुश, लेकिन बड़े दिल से लिया। फिर पूरी फिल्म देखी, उसके बाद फिर हमारी बातचीत होती रही। अभी कुछ वक्त पहले ही यहीं आए थे दफ्तर में, तब भी मुलाकात बातचीत हुई थी, और बीच में जब मौका मिलता है बातचीत हो जाती है। तो नवाज़ के बारे में मैं कहूँगा कि अभी या तो इरफान खान, नवाज़, और ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं सबसे बड़ा फ़ैन फिल्म इंडस्ट्री में किसका हूँ, तो पता नहीं आप में से कितने लोग हंसेंगे, बट मेरे जो फेवरेट एक्टर वो गोविंदा है। और शुरू से गोविंदा की शायद मैंने कोई ऐसी फिल्म ही नहीं है जो छोड़ी हो। तो गोविंदा मेरा ऑल टाइम एक्टर, जब फेवरेट। लोग अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं नवाज़ को भी हैंडशेक पे लाने के लिए। एक बार चलिए, मैं जिस दिन भी नवाज़ साहब मिलेंगे, नवाज़ में मिलेंगे, मैं उनको बोलूँगा कि क्राइम तक फैमिली की पूरी फरमाइश है, तो मैं एक दिन ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आज इतना ही, काफ़ी बातें हो गई। अब कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।